आर्टिकल 50 जब संविधान की बात करते हैं ना, आर्टिकल 51 एज का हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच पैदा करने के प्रवृत्ति हर नागरिक में करना है। वही पावर आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया। मूर्ति पूजा इसके खिलाफ आप बोल सकते हो, कर सकते हो, इसका निर्मूलन कर सकते हो, आपको संविधान अलाउ करता है। बोलिए क्या है? हम ये जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास पाखंड मुक्त भारत होगा या नहीं होगा? होगा तो कब तक होगा? मैं बताया कि गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने के अंदर, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी कोई आ जाए। देखिए भाई, जो इस समय चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, इवन कुछ समय के लिए गांधी भी थे, अखिलेश भी थे, चाहे यूपी में, इन लोगों ने कहीं भी उसी ढरे पर काम किया है। किसी ने संविधान के आर्टिकल को टच नहीं किया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। अगर मान लीजिए कि जब तक आप इस सरकार को बदलेंगे नहीं और अम्बेडकरवादी विचारधारा को लाएंगे नहीं, ऐसी सरकार नहीं आएगी, तो एक्चुअली संविधान को लागू करने वाली सरकार जब आएगी ना, ये सब खत्म हो जाए। नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा, मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान मुंबई से शिव शंकर यादव जी, जो अपने आप को शूद्र लिखते हैं, समाज सेवी का कार्य करते हैं और बड़े ऊंचे पद पर, एक अधिकारी की रेंज पर रह चुके हैं पद पर, तो हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं। और कमलेश कुशवाहा जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं जगह जगह लगाने का कार्य करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और हमारे साथ दिल्ली से श्री गिरीश शिखरवार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आज हम समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे, समझना चाहेंगे जिस तरह से आम आदमी से लेके खास आदमी की एक आजादी है, तो मौलिक अधिकार है, तो हम समझना चाहेंगे जो हमारे अधिकारी रेंज के यादव जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, कि क्या एक सरकारी कर्मचारी से लेके अधिकारी तक अपनी ड्यूटी के बाद सरकार की खामियों को उजागर करने का अधिकार रखता है या नहीं, या अपने विभाग के, चाहे सरकार हो चाहे अपने विभागीय जो खामियां हैं, उनको ड्यूटी के बाद उजागर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हमसे बात करने के लिए आप लोगों ने समय निकाला। तो यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले, जिस तरह से आम आदमी को कोई भी दिक्कत समस्या आती है, चाहे वो किसी विभाग में हो या किसी राजनीतिक दल के द्वारा या सरकार के द्वारा, वो अपनी बात को रख देता है पटल पर आम जनता के सामने। क्या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उसकी आंखों के सामने जो भी खामियां सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा होती रहती हैं, ड्यूटी के बाद वो जनता के सामने रख सकता है? यादव जी, देखिए, हाँ, आपने जो पॉइंट रखा है, दो तरह की पॉइंट हो सकती है जी। एक तो सामाजिक होगा, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि समाज के सामने नौकरी के बाद, ड्यूटी आवर्स के बाद, एक तो सामाजिक पटल पर, सामाजिक विचारधारा पर और देश की नीतियों की बात है जी। एक होता है नौकरी में रहते नौकरी के चीजों को उजागर करना, नौकरी के जिस विभाग में, उस विभाग के खामियों को उजागर करना जी। तो उस विभाग के खामियों को उजागर करने के लिए आपको बराबर चैनल है जी, उसको आप स्टार्ट चाहे शुरू में आप ओपन नहीं कर सकते हैं। आपका एक दायित्व तो बनता है कि अपने विभाग की जो भी कमियां हैं, खराबियां हैं, जो आप भ्रष्टाचार जो कुछ आप देख रहे हैं, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल पहले आप दीजिए जी। अगर प्रॉपर चैनल आपके नहीं कुछ कार्रवाई होती है, नहीं कुछ उस पर सुझाव आता है, सरकार आंख बंद कर लेती है, तो इसके बाद आप उनको करके आप चाहे तो न्यूज चैनल को, चाहे मीडिया को जा सकते हैं, तब आपको दोष नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज आपने कहा, सर्विस करने के बाद जो समय आपके पास बचता है जी, कहीं भी अपनी बातें रख दे। कि हर किसी को जो है बोलने की इस संविधान ने आजादी दिया है जी, अपनी बात रखने का, किसी भी तरह का, चाहे वो किसी भी प्लेटफार्म पर हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जो है सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की एक हिदायत है कि आप जो है किसी पॉलिटिकल प्लेटफार्म पर
किसी पार्टी के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जाकर के राजनीति की बात जो है वहाँ आप नहीं कर सकते हैं। आप बैठ के सुन सकते हैं जी, श्रोता बन सकते हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर के अपनी राय जो है पॉलिटिकल आप नहीं दे सकते हैं। वो हम लोगों को थोड़ा सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन आप जो है कोई अगर सामाजिक संस्था है, जैसे कि अम्बेडकर जयंती हो गया, फुले जयंती हो गया, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हो गई, और कोई सोशल सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज किया है, जी, तो अपनी बात आप खुल के बोल सकते हैं। वहाँ कोई किसी का किसी तरह कोई रोक टोक नहीं है। सामाजिक मंच से अपनी बात, यहाँ राजनीतिक मंच भी आप बोल सकते हैं। किसी को यह है कि उसमें आपको आक्षेप बुरा लगने लायक चीज का किसी तरह का आक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी बात रखने को आप स्वतंत्रता है। तो सामाजिक मंच पर कहीं से भी किसी रूप में आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, उनकी आंखों के सामने अगर कोई गलत होता रहता है तो उन्हें बोलने की आजादी नहीं है जब तक वो कार्यरत हैं। नहीं, कार्यरत है तो बोलने की आजादी है ना, क्यों नहीं है? मतलब आप जिस तरह से, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताने का प्रयास करता हूं, जैसे अभी जो हाल ही में पुलवामा हमला हुआ, हाँ, पुलवामा हमला हुआ, लेकिन जो उस समय अधिकारी रहे होंगे, जो कर्मचारी रहे होंगे, जो नेतागण रहे होंगे, जो भी उस घटना के मतलब कह लीजिए समकक्षी या उनकी जानकारी में कुछ भी समझ लीजिए, स्पष्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उसकी जो है जैसे अभी आपने देखा होगा जो हमारे राज्यपाल थे, वो जब उस पद से रिटायर हो गए, जब उनका पद छोड़ दिया, तभी उन्होंने उन चीज़ों को उजागर किया कि ऐसे-ऐसे हुआ हमारे साथ, हमको ये नहीं दिया गया, हमको वो नहीं दिया गया, नहीं तो ये हमला नहीं होता। हमारा कहने का मतलब अगर वो समय रहते। मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, उनको देखिए कहने का आजादी उस समय भी थी, लेकिन वो डर से अपनी नौकरी बचाने के लिए, चाहे मान सम्मान के लिए, चाहे किसी को बुरा न लगे, अपने अधिकारी को बुरा न लगे और किसी समकक्ष को बुरा, इसीलिए वो लोग दबा देते हैं। लेकिन उनको आजादी है, कहीं भी गलत होता है तो बोलने की, कहने का। उन्होंने बोला तो था, प्रधानमंत्री को बोला तो था, बात तो किया था कि भाई ये तो गलत हो गया, हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए था, हमने मांगा था, आपने क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा भी था, तो उन्होंने चुप करा दिया है। बोला तो था उन्होंने, जी, चुप करा दिया, तो उन्होंने रिटायर होने के बाद वो बात को उजागर किया है। अब अभी हम आपके पास दोबारा आएंगे, थोड़ा मोबाइल की दूरी बढ़ा लीजिए, आपका जो है बिल्कुल सही सर आ रहा है, तो हम हाँ, ठीक है। शिखरवार जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आम जनता के हिसाब से, जैसे अभी हमारे यादव जी ने पूरा स्पष्ट करने का प्रयास किया और किया भी, आपको क्या लगता है कि अगर जो विभाग है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, अगर वो समय से पहले उन चीज़ों को आम जनता के सामने, मीडिया के सामने, अधिकारियों तक तो पहुँचाते हैं, लेकिन आम जनता और मीडिया के सामने वो चीज़ें नहीं आ पाती, तो समय रहते ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। कोई भी भ्रष्टाचार ले लीजिए, XYZ कुछ भी हो देश में, तो आपको क्या लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा है उसी तरह से सिस्टम को चलते रहना चाहिए? शिखरवार जी। दिनेश जी, जैसा कि अभी यादव जी ने कहा, जी, आजादी तो है, लेकिन चूंकि कर्मचारी या अधिकारी सेवा शर्तों से बंधे रहते हैं, जी, तो वो मजबूरी में इसलिए अपने उसका उल्लंघन नहीं कर पाते। लेकिन जैसा कि मैंने महसूस किया, क्योंकि मैंने पत्रकारिता की है, जी, तो उसमें मैंने ये देखा कि जब कभी अधिकारी पे राजनीतिक लोग अनैतिक दबाव डालते हैं, तब वो अपनी कुछ बात हम लोगों को भरोसे में लेकर लीक कर देते कि उनका नाम नहीं आना चाहिए। तो हम भी उस समय सूत्रों के अनुसार खबरें लिखते हैं और उन्हें निजात भी दिलाते हैं। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताएं, वहाँ अपने 2007 में मायावती जी की बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय उन्होंने खेलों में भी आरक्षण की पूरी व्यवस्था कर ली थी। तो तत्कालीन जो सचिव थे उन पर दबाव बन रहा था कि भाई आप वो एक जियो
निकालें, जिसमें कि ये हो कि उसमें भी आरक्षण बाकायदा खिलाड़ियों में भी हुआ करे कि कितने वर्ग से कौन होगा। तो इसके लिए वो लोग असहज थे। तो सचिव ने फिर बताया कि इस तरह से भाई साहब हो रहा है और इससे तो प्रतिमाएं वैसी होंगी। खेल में तो जात पात होता नहीं। बच्चे खिलाड़ी आते हैं जी और शामिल हो जाते हैं। तो फिर दूसरे दिन वो एक खबर निकली थी कि मेन पेज पे वो फिर खबर गई, खेलों में भी आरक्षण की तैयारी जी। फिर उस खबर को लेकर इतना विरोध हो गया कि फिर बहन जी सत्ता में रहने के बावजूद भी वो फिर अपने जो काम को नहीं कर सके। तो लिहाजा अगर अधिकारी चाहते हैं, क्योंकि भुगतना अधिकारी को पड़ता है, राजनीतिक लोग तो बच जाते हैं क्योंकि कोई भी वो आदेश देंगे, लिखित आदेश देते नहीं जी। उनका जो आदेश है वर्बली होता है। अच्छा, आपको लिखना पड़ता, आपको सब योजनाएं बनानी पड़ता, कर्मचारी और अधिकारी है। तो वो लोग अधिकांश जो होशियार लोग होते हैं वो लीक कर देते हैं, ऐसे ही जो उनके भरोसे के प्रेस वाले होते हैं जी। और हम लोग भी ऐसा करते हैं कि कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए, हम अपना सूत्र कभी उजागर नहीं करते कि आपको ये खबर कहाँ से मिली और ये कहाँ से आई। जैसे यादव जी ने बताया सतमणि का उल्लेख हो रहा था, तो बिल्कुल सही कहा था यादव जी ने। उन्होंने तुरंत उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में एक शूटिंग में व्यस्त थे, तो उस समय उनका फोन नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो लगा तो उन्होंने बताया था कि इस तरह की घटना हुई और हमारी गलती से जवान शहीद हुए। जबकि आप समझ लीजिए गृह मंत्रालय में जबकि तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और 5-6 विमान केवल उनको चाहिए था, वो नहीं दे पाए, जिसके कारण हमारे इतने वीर जवान शहीद हुए। दिनेश जी, अभी हम आपके पास भी आएंगे, हम कमलेश कुशवाहा जी से समझना चाहेंगे। कमलेश जी, आपको क्या लगता है, जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर वो लोग, जैसे हम लोग समाज में अपनी बात रखते हैं, हम भी अपने प्लेटफार्म के तहत, सोशल मीडिया के तहत लोगों तक बात पहुंचाते हैं, उतना असर हम लोगों का नहीं होता है जितना अगर कोई अधिकारी उस चीज को जनता के सामने पटल पर रखता है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देते हैं, आप भी सामाजिक तौर पर कई एक संगठन चलाते हैं, कई एक जगह आप लेक्चर देते हैं, अपनी बात रखते हैं। वही बात अगर हमारे जिले का अधिकारी, मान लीजिए जिला अधिकारी बोल दे, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हमारा इस खबर को आज बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर हमारे अधिकारियों को इतनी आजादी है, वो खामियों को उजागर कर पाए, तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर ज्यादा पड़ेगा। कमलेश जी। जी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मिशन न्यूज डीसी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिनेश भाई और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। देखिए, अभी एक घटना हुई हमारे साथ, हमारे क्षेत्र में, गांव में जी। और वो क्षेत्र में क्या सभी जगह एक व्यवस्था थी कि एक बाल काटने वाला नहीं चला था कि महिलाओं के बाल कट जाते हैं। तो वो बहुत घटना चली थी कि कोई आता है और बाल काट देता है, तो उसमें पुलिस विभाग बहुत परेशान था जी। तो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया लहरापुर में जी। तो उसमें हमें भी बुलाया गया, तो उसमें कुछ लोगों को मंच पर बोलने की अनुमति थी जी। उसमें हम भी शामिल थे और उसमें एसपी साहब आए थे, हमारे औरैया के एसपी साहब थे जी। त्यागी जी कोई थे नाम के, तो वो आए थे, तो वहां पर अपनी बात रखनी थी जी। और एसपी और एसएसपी और पूरे थाने के कई थाने के लोग थे, इसी विषय पे चर्चा होनी थी। जो इस समय पुलिस विभाग परेशान था कि बाल कट जाते हैं तो बहुत ज्यादा इनको परेशानी होती थी, तो कहीं ना कहीं इसी विभाग पे, इसी पे चर्चा होनी थी, लोगों को जागरूक करने के विषय में। तो मुझे खड़ा किया गया, तो मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा देखिए, इस विषय में बहुत गहराई से कहीं ना कहीं अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है और इस पे सर्च होना चाहिए। तो मैंने खुल के बोला था इस विषय पे, ज्यादा चर्चा ना करके मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो मैंने जब खुल के बोलना शुरू किया तो हमारे जो थाने के एसओ साहब थे,
उन्होंने ही हमें इशारा कर दिया कि नहीं बोलना। फिर उसके बाद जो है एसएसपी साहब भी बोले, एसपी साहब भी बोले, इसी पे चर्चा हुई। लेकिन जो चीज पहुंचनी चाहिए थी जी समाज में, जी वो चीज नहीं पहुंची, क्योंकि समाज गांव देहात का जो व्यक्ति होता है वो सीधी भाषा समझता है। जी अब वो चीजों ने जैसे हमने विश्वास किया है उसके विषय में एसपी साहब को तर्क सहित बताना चाहिए था, जी लेकिन नहीं बता पाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो अधिकारी हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो है सही स्पष्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम अगर करें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, मेरा मानना। जी, इसी उद्देश्य को लेकर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा समाज होता है, इनको सारी चीजों की गंभीरता से जानकारी होती है। अगर ये लोग उस समाज के बीच में उन खामियों को रखेंगे, तो हमारा समाज बहुत जल्दी जागरूक भी होगा और उनके अंदर चेतना भी आएगी। तो इसी विषय को हम फिर पुनः समझना चाहेंगे यादव जी से, शूद्र जी से, कि क्या आपको लगता है कि अगर हमारे बीच के जो अधिकारी हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अगर तर्क की बात करते हैं, यादव जी आपसे सवाल है, तर्क की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं, कहाँ आपने पढ़ाई की, कौन से कॉलेज में क्या है, आप कैसे इस चीज को सिद्ध कर पाओगे। अगर वही एक आईएएस पीसीएस अधिकारी, रेंज का पढ़ा लिखा व्यक्ति उस चीज को पटल पे रखता है समाज के, तो उसका प्रभाव पड़ता है यादव जी। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि इस तरह की आजादी मिलना चाहिए। देखिए, सच कहिए तो पूरी आजादी है, किसी को भी कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते कि आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। जी मैं बताता हूँ, बामसेफ में 82 से जुड़ गया था और मैं आज भी देख रहा हूँ कि बामसेफ के जितने लोग काम करते हैं ऑफिस में ही, क्योंकि बामसेफ का मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, बामसेफ वालों को कहा जाता है। जी और मैं मैक्सिमम 80-90% लोगों को देखा हूँ कि लोग छिप के काम करते हैं, गुप्त रूप में। जी ऑफिस में बताते नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, और बराबर डरते रहे किसी को मालूम न पड़ जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी लाइफ खुल के बात किया, खुल के काम किया, बामसेफ में कभी नहीं छिपाया। इवन देन एक बार तो हमारे जनरल मैनेजर विजिलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं भी विजिलेंस में था जी। जनरल मैनेजर विजिलेंस का ट्रांसफर हो गया और उन्होंने फेयरवेल पार्टी रखा था। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं जी। जनरल मैनेजर विजिलेंस की फेयरवेल पार्टी में रखी गई, उसमें 100-150 के आसपास असिस्टेंट विजिलेंस अफसर और भी अधिकारी आए जी। और खुद जो है, जो विजिलेंस ऑफिसर जो रिटायर हुआ था, वो कुछ राधा स्वामी सत्संग का बहुत बड़ा भक्त था जी। तो रिटायरमेंट के समय फुर्सत था, कोई काम तो था नहीं, फेयरवेल था, तो उसने उसी पॉइंट को उठा दिया वहाँ जी। उसी मीटिंग में उठा दिया। विजिलेंस के फेयरवेल मीटिंग में, विजिलेंस की जो मंथली मीटिंग रखी गई थी उसमें फेयरवेल भी था, उसी में उठा दिया और मैं भिड़ गया पूरा जम के, सब लोग एक तरफ, मैं अकेला। यहाँ तक कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि यहाँ तक बात गई कि फिर एडमिशन दीजिए, विजिलेंस को रोकना पड़े, नहीं बस करो। मैं यहाँ तक कह दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान सबको मिलता नहीं है, जो बहुत तन मन से ढूंढता है उसी को मिलता है। तो उनकी असिस्टेंट भी सरहुकारी भर दिया। तो मैं बोला, ये बता दीजिए, आज तक किसी को भगवान मिला है तो मुझसे मिल सकता हूँ जी। तो बोलते हैं कि ऐसा आज तक किसी को मैं ऐसे इंसान को मुख्य मानता हूँ जो जानता है कि ढूंढने से किसी भी तरह से नहीं मिलता, फिर उसे ढूंढने में क्यों अपना जीवन वेस्ट कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को मूर्ख मानता हूँ। अब सर, मूर्ख किसको कह दिया? वो जनरल मैनेजर विजिलेंस को ही कह दिया मैं। जनरल मैनेजर विजिलेंस जिसका की फेयरवेल पार्टी है, मैं उसी को कह दी कि तुम मूर्ख हो। जो चीज नहीं मिलने वाली है, कभी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, तो क्यों ढूंढने की बात करते हो? अब वो जो इच्छा तो ऐसा है कि हम सामाजिक चर्चा में
जी खुल के बात करिए। लेकिन क्या था, मेरा बैकग्राउंड क्या था जी कि मैं केरल का नहीं, पूरे भारत देश का एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप पीसीएम रिपेयर सेंटर था, जी उसको मैं रिपेयर करता। मैं बेस्ट इंजीनियर था, मुझे भारत सरकार का अवार्ड मिला था। जी और काम करने में एक नंबर का मैं इंजीनियर था, ईमानदारी में भी और काम में भी। जी तो अगर आप ईमानदारी में और काम करने में भी एक नंबर रहेंगे और सोशल सामाजिक में भी कहीं भी कुछ भी भाषण, किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई रोक सके और टोक सके। कारण होता है कि अब लोग सर्विस में बेईमानी करते हैं, बराबर काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, और जब कभी केस उनके ऊपर लगता है तो कहते हैं, अरे मैं तो सोशल काम कर रहा था, मेरे ऊपर झूठा बुक कर दिया गया। आप समझ रहे हैं ना? जी कहीं बहुत बड़ी कामयाबी। कहीं ना कहीं आदमी जब दोषी होगा तो वही नहीं बोल पाएगा खुलकर। वही नहीं बोल पाता है, उसमें अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, या तो बराबर रेगुलर नहीं है, भ्रष्टाचारी है, बेईमानी कर रहा है, मिला जुला है, एस्टिमेशन से हर तरह से ढुलमुल है, वो उसकी हिम्मत कभी हो ही नहीं सकती है। तो आप किसी भी चीज को उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती है। यादव जी आप तो भ्रष्टाचार देखिए, सुनिए, जी मैं बता रहा हूँ कि मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप समानाबाद में विजिलेंस में गया हूँ तो 400 क्लास 2 ऑप्शनों को बुक किया हूँ जी एक दो नहीं 400 बता रहा हूँ मैं। पूरा हड़कंप मचा दिया था मैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश कर रहे थे मारने की, धमकी कितनी तरह का ट्रांसफर का, लेकिन जनरल मैनेजर विजिलेंस एक आ गए थे, वो हमारे को पूरा पैकिंग कर रहे थे। तो आपका पास अगर आपको पैकिंग कर रहा है टॉप पास जी तो आप फ्रीली किसी भी तरह से दबे हुए बिना कुछ के फ्रीली काम करने के आजाद हो जाते हैं, बशर्ते कि आपको भी ऊपर से कोई साथ देने वाला चाहिए। जी तो आप हिम्मत बन जाती है काम आप करने। जैसे व्यक्ति भी ईमानदार हजारों में कहीं एक आध मिलेगा। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि अगर इन लोगों को छोटी-मोटी आज़ादी मिल जाए अपने खामियों को उजागर करने की, तो कहीं न कहीं समाज जल्दी से जल्दी जागरूक हो, जल्दी से जल्दी जिन जिन सीढ़ियों पर पहुँचना है देश को, वहाँ जल्दी पहुँच जाए। ये हमारा मिशन था। आप सही कह रहे हैं। देखिए, शोषण सामाजिक का तो उजागर करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जहाँ सर्विस कर रहे हो वहाँ की कमियों को ओपन करो, उजागर करो, प्लेटफार्म पर लाओ, कहीं भी बोलो, वो सही बात है, एक कंडक्ट रूम में नहीं लागू होता है। लेकिन ये है कि उस चीज को आप जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ऑफिस में अपने पास में आप कह सकते हैं साहब यहाँ गलत हो रहा, इसको दुरुस्त करना चाहिए। जी लेकिन शोषण सामाजिक के लिए जो आप बोल रहे हैं, समाज के परिवर्तन की बात ना, उसकी तो आजादी है, उसके लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है, और लोग कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं जी लेकिन बशर्ते कारण वही है कि आप सर्विस में भी ईमानदार होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। वो अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी बाहर भी कर सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैंने बिल्कुल करके दिखाया। हाँ जी शिखरवार जी आपको क्या लगता है छोटा सा कमेंट क्योंकि बहुत लंबा खिंच चुका है कमलेश जी के पास भी जाना चाहेंगे और पुनः एक बार फिर मैं यादव जी के पास जाएंगे छोटा छोटा कमेंट शिखरवार जी। यादव जी ने सही कहा कि अगर आदमी नैतिक रूप से मजबूत है तो किसी की ये हैसियत नहीं है कि वो उसे झुका सके, लेकिन काम करने का मादा होना चाहिए उसके अंदर और ईमानदारी से चलने का वो होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जिसके लिए हम आपसे बताते हैं कि जैसे बहुत से लोग, अभी आप बात करेंगे तो आदमी ये कहता कि नहीं नहीं हमें राजनीति से कोई रुचि नहीं है, जबकि राजनीति ऐसी चीज है जो कि सेवा भी है और एक तरह से आप राजनीति में रह के समाज की सेवा भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो जी और आपका नाम भी होगा, दोनों यश भी मिलेंगे और सेवा भी होगी। लेकिन मुख्य तकलीफ तब आती है कि जब कोई बेईमान अधिकारी ईमानदार है, कोई इसमें वो नहीं, जो लोग भी जब आते हैं शुरू में सेवा में तो वो केवल इसीलिए आते हैं कि हम की सेवा कर पाएंगे और अपना व्यवसाय भी होगा जिस क्षेत्र में हम सेवा समर्पण। लेकिन जब वो कार्य क्षेत्र में आते हैं तो उनको सत्ताधीशों की ओर से उन पर दबाव पड़ता कि आपको ऐसा करना। अच्छा, जो लोग नहीं कर पाते उनके अनुसार नहीं चलते तो उनके इतने बार तबादले किए जाते हैं कि वो पतन हो जाते हैं। फिर मजबूरी में
उनको भी अपनी हरानी पड़ती है और वो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री थे, अब हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो दिवंगत हो गए हैं, तो उन्होंने उनके सत्कारी थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तुम्हें नौकरी करनी पर है तुम्हारा कि नहीं, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो फिर बाद में उन्होंने अपनी धारा भी बदली और बाद में आजकल वो बीआरएस से लेकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आप सबको जानकारी होगी कि बड़ी तकलीफें आती हैं, क्योंकि परिवार भी होता है, कोई इस तरह से है नहीं कि भाई उन अधिकारियों के परिवार नहीं होते, उन पे भी दबाव पड़ता है कि आपकी बच्ची पढ़ने जाती है फलाना, तो इसलिए आदमी दब जाता है। तो मजबूर ही होके उसे राजनीतिक, वैसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये नहीं चाहता है कि कोई परेशानी हो, लेकिन चक्कर ऐसा जब वो लक्ष्य आप सेट करेंगे कितना पैसा विभागी वहां पहुंचाना है, तो फिर मजबूरी उनकी हो जाती, क्योंकि उनको नौकरी भी करना है और ये जन सेवा भी, जो समाज सेवा जो बता रहे थे यादव जी, वो भी है, लेकिन वही असली बात वही फंसती है। ठीक समझ गया मैं आपकी बात को। जी कमलेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वही काम अगर कोई अधिकारी, आपका काम अगर कोई अधिकारी कर दे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कि आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? कमलेश जी देखिए, मैं थोड़ी अधिकारी जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं उनके विषय में एग्जाम्पल उदाहरण सहित बताना चाहूंगा कि जो सरकारी बोरिंग नहीं आती है गांव में, हमारी भी एक बार आई, तो बोरिंग होने से पहले वो पूजा पाठ नहीं की जाती है, जो अगरबत्ती धूपबत्ती और बतासे चढ़ाए जाते हैं। तो वो अधिकारी आए, बोले कि ऐसा करो कि वो पहले अगरबत्ती और धूपबत्ती, तब इसमें जो है बोरिंग होगी। तो मैंने कहा कि ये इसकी जरूरत क्या करेंगे, तो आप लोग जो भी है ये लेबर करेंगे और इसकी जरूरत क्या है। तो उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि नहीं तो बोरिंग हम ले जाएंगे। हमने कहा अपना पूरा सामान ले जाओ, हमने कहा ना करो, लेकिन हमने कहा ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। हमने कि बोरिंग आप करेंगे, ये अगरबत्ती धूपबत्ती पूजा पाठ, हमने कहा ये बतासा जरूरत क्या है इसकी, हमने इसका बड़ा विवाद हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक दिन छोड़ दिया दिनेश भाई जी, हमारा बड़ा रहा, सामान वहीं छोड़ गए, नाराज होकर चले गए। लेकिन दूसरे दिन फिर लेबर आई, फिर उन्होंने कहा कि अगर हमने कि बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ आपको अगर बोरिंग करनी है तो यहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे। ये अधिकारी की बात बता रहे हैं। अच्छा, ठीक। और एक एग्जाम्पल और साथ दे दें, समय हो जी। एक बार हमारा लेंटर पड़ रहा था, वो लेंटर डालने वाली जो मशीन नहीं आती है, वो डेली लेंटर डालने आया, वो वर्मा जी राजपूत समाज के थे, तो बोले कि लेंटर पड़ेगा, तो हमने कहा डालिए चलिए। तो वो लेंटर डालने से पहले वो अगरबत्ती और पूजा पाठ करते हैं, बोले कि ऐसा करो आप 200 रुपए 251 रुपए दो और उसमें जो है सामान वगैरह ले आना और पूजा पाठ करनी। हमने कहा मेरा लेंटर पड़े ना पड़े, लेकिन मेरा चाहे गिर जाए, लेकिन आप ऐसे ही डालिए, हमें विश्वास है कि आप अच्छा डाल रहे हैं और हम उसमें सामान अच्छा लगा रहे हैं, तो ये गिरेगा नहीं, तो आप हम पूजा नहीं करवाएंगे। वो बोला नहीं करेंगे। इतना विवाद हुआ दिनेश जी कि वो मशीन वाला लेकर चला गया, मेरा उसने लेंटर निकाला। चलिए, मैं आपने अब टॉपिक दूसरा चेंज कर दिया, तो थोड़ा इस पर कमेंट हम यादव जी का ले लेते हैं। यादव जी, आपको क्या लगता है कि हमारा जो देश भारत है अंधविश्वास पाखंड मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा? इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट और दे दीजिए। ये तो बड़ी लंबी टॉपिक है, ये तो हमारी टॉपिक आपने छेड़ दिया है। देखिए, अब तो सच कहिए ना, अगर सरकार जो है, जो रनिंग गवर्नमेंट चल रही है, चाहे स्टेट की चाहे सेंट्रल की जी, अगर ये उसको प्रोत्साहित ना करे जी, अगर सरकार प्रोत्साहित, सरकार समर्पित जो अंधविश्वास और पाखंड चल रहा है जी, सरकार खुद जो है, देखिए हमारे, आपने बहुत, मैं ज्यादा क्योंकि समय नहीं है जी, हमारे देश का जो संविधान है ना जी, आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिस दिन संविधान लागू हुआ जी, उसी दिन जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं जी, जो रीत है, रिवाज है, त्योहार है जी, पाखंड है, चीजें हैं, अगर वो छुआछूत, ऊंच नीच, किसी भेदभाव से जी, वैज्ञानिक सोच पर नहीं है तो ध्वस्त कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 13 से पूरा सभी पाखंड को ध्वस्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 13 क्या सरकारें नहीं पढ़ती हैं?
देखिए उसी कानून का पालन करते अंधश्रद्धा कानून महाराष्ट्र में चालू हो लागू है। यहाँ कोई हाथ देखने वाला, ज्योतिषी बताने वाला, ये सब करते तो अरेस्ट हो जाते हैं। अभी देखिए अभी पाखंड मृत्यु भोज जो है राजस्थान गवर्नमेंट बंद किया उसी कानून से। तो अगर सरकार चाहे तो मसीह में 6 महीने के अंदर सब बंद हो जाएगा। हम इस पे अगली चर्चा कर लेंगे। थोड़ा आपका छोटा दूसरी चीज, एक आर्टिकल 50 जब संविधान की बात करते हैं ना, आर्टिकल 51 एज कहता है कि हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच पैदा करने के प्रवृत्ति हर नागरिक में करना है, जो मैं करता हूँ। वही आर्टिकल का नाम लेकर के कोई FIR की बात करता है तो मैं चैलेंज करता हूँ। वही पावर आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। जब अंधश्रद्धा, पाखंड, ढोंग और जो भी अनर्गल मूर्ति पूजा इसके खिलाफ आप बोल सकते हो, कर सकते हो, इसका निर्मूलन कर सकते हो, आपको संविधान अलाउ करता है। इस पर हम अगली चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जहाँ मैं जो पूछना चाह रहा था वो आपने जवाब नहीं दिया। हम ये जानना चाहते हैं, बोलिए क्या है? हम ये जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास पाखंड मुक्त भारत होगा या नहीं होगा? होगा तो कब तक होगा? मैं बताया कि गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने के अंदर, लेकिन अब क्या है गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी कोई आ जाए। देखिए भाई, जो इस समय चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, इवन कुछ समय के लिए बान जी भी थे, अखिलेश भी थे, चाहे यूपी में, इन लोगों ने कहीं भी उसी ढरे पर काम किया है। किसी ने संविधान के आर्टिकल को टच नहीं किया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। अगर मान लीजिए कि जब तक आप इस सरकार को बदलेंगे नहीं और अम्बेडकरवादी विचारधारा को लाएंगे नहीं, ऐसी सरकार नहीं आएगी, तो एक्चुअली संविधान को लागू करने वाली सरकार जब आएगी ना, ये सब खत्म हो जाएगा। मेरा दावा है 100% खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमसे बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ आज की डिबेट को समाप्त करते हैं। अगले दिन किसी नए मुद्दे के साथ फिर पुनः मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।